पूरी देहात की जर्नी शुरू हुई कुछ 2011 में, जब महज 14 किसानों ने अपने कुल रकबे, कुल जमीन का केवल 1/3, 1/4 हमें दे दिया, और वो भी ये मान करके यहाँ कुछ होने वाला नहीं। और शायद इसीलिए लोगों के लिए विश्वास करना बड़ा मुश्किल था। एग्रीकल्चर, बिहार, उसमें से भी फुल स्टैक, उसमें से भी 24-25 साल के लड़के। हमें पता भी नहीं है कि 3 साल बाद हमें कहाँ पहुंचना है, क्योंकि वहां पहुंचने के बाद शायद हम कुछ और बड़ा सोचने लगेंगे, और यही शायद एक एंटरप्रेन्योर की खास बात होती है। मैं शशांक, सीईओ देहात, जोश टॉक के मंच पे अपने देहात की जर्नी के एक्सपीरियंस को साझा करने आया। मेरी कहानी 1980 के दशक में बिहार के लोअर मिडिल क्लास के जन्मे वो हर इंसान जैसी है, जहां हर पेरेंट्स की एक ही इच्छा होती थी कि बच्चा बिहार के बाहर चला जाए, वो ग्रामीण रूरल परिवेश से बहुत दूर जाए, राज्य के बाहर जाए और वहां जाके सेटल हो जाए, एक अच्छी नौकरी कर ले, और जहां आप एक जॉइंट फैमिली के बीच में होते थे, और जहां पर बचपन में ही आपके पास जिम्मेदारियों का बोझ आ जाता था। मुझे याद है 2 भाई और 1 बहन के साथ एक सम्मिलित परिवार में बिहार के छपरा के एक बहुत ही छोटे से गांव, छोटे से सेमी अर्बन परिवेश में मेरी शुरुआती 7-8 साल कटी। मुझे याद है जब मेरे से बड़ा भाई, उसका सैनिक स्कूल में होता है, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़े गर्व की बात थी। तो एक तरफ गांव, समाज, मोहल्ला खुशी मना रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ शायद माता पिता परेशान भी थे कि इतने खर्चे कहां से आएंगे। और वहीं तभी मुझे पता चलता है एक स्कूल के बारे में, नेतरहाट, जहां की पढ़ाई भी अच्छी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा था, और सबसे इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप 100% थी। और वहीं पे गांव में, समाज में किसी ने कहा कि भाई उस स्कूल में जाओगे तो शायद लाइफ बन जाएगी। आप सोचो 11-12 साल की उम्र में कुछ 12,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, और तब जाकर के 100 में से शायद मैं एक था। स्कूल गया, नेतरहाट गया, खुश था, लग रहा था कि भाई तो पहुंच गया, शायद अब लाइफ बन जाएगी। वहां गया तो किसी ने बताया कि भाई 10वीं में, 10th में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो लाइफ बन जाएगी। क्यों भाई? कि शायद साइंस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, या शायद दिल्ली के अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। तो लगा कि भाई चलो वैसा करते हैं। 10वीं में अच्छे मार्क्स आए, स्टेट रैंक आया, वहां तक गाड़ी पहुंची। फिर उसके बाद किसी ने बोला IIT में हो जाएगी तो लाइफ बन जाएगी। तो लगा भाई चल ऐसा भी कर लेते हैं, 2-3 साल की बात और है। फिर 2-3 साल की घिसाई, 2-3 साल की पढ़ाई, बड़ों के आशीर्वाद से IIT में भी हो गया। 2004 में IIT दिल्ली जाने का मौका मिला, यहां पहुंचा, फिर अलग लड़ाई। लोगों ने कहा कि भाई अच्छी नौकरी लग जाए, Day 1 पे प्लेसमेंट हो जाए तो लाइफ बन जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर के लाइफ की पूरी जर्नी ऐसी रही जहां लोगों ने आपको गाइड किया, जहां पे गांव, समाज, आपके परिवेश ने आपको बताया कि आपको क्या करना है। हाँ, अच्छी बात यह थी कि शायद रिजल्ट की परवाह किए बगैर, जिम्मेदारियों को समझते हुए पूरी कोशिश की, और हर एक मुकाम हासिल करता गया, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो IIT हो, चाहे वो नौकरी हो, कुछ भी हो। 2008 में कॉलेज से निकला, अच्छी नौकरी लगी, मैनेजमेंट कंसल्टिंग की नौकरी थी, अच्छे पैसे मिलते थे, आराम की जिंदगी थी, और लगभग 2.5-3 साल लगभग वहां नौकरी भी की। लेकिन तब तक यह समझ में आया कि शायद कुछ तो खास है, कुछ तो खास है। शायद अपने आप को समझने का मौका मिला, शायद उन्हीं शुरुआती दिनों में जो जिम्मेदारियों का जो एहसास हुआ था, उसके कारण से खुद को सोचा कि आखिर मैं क्या हूं, मेरे में क्या खास है। और मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ ऐसा करने में जहां सामने वाले का भी कुछ भला हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और शायद यही कारण है कि लोगों ने कहा ये कर लो तो वो कर लिया, लोगों ने कहा ऐसा कर लो, तो लोगों को खुश करने के लिए शायद यहां तक पहुंचा, और सब कुछ अच्छा ही रहा। बात 2010-11 की है। उस वक्त भारत में, इंडिया में स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप जैसे वर्ड धीरे धीरे कहीं कहीं सुनने को मिलते थे। 2010-11 को अगर आप याद करो तो फ्लिपकार्ट बन चुका था, और रश्मि मंसल की कुछ किताबें मार्केट में आ गई थी। गलती से मैंने भी वो कुछ किताबें पढ़ ली, और गलती से IIT दिल्ली के नेटवर्क के कारण से पता चला कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, और लोग अब महज MBA या इस तरह के करियर ऑप्शन की बजाय स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप को भी चुन रहे हैं। और सोचना शुरू किया कि आखिर मैं क्या कर सकता हूं, क्या मैं नौकरी के लिए बना हूं, क्या मुझे MBA करना है, क्या मुझे वही गांव, वही समाज वाले जो अब कहते हैं कि अब तुम IAS कर लो, UPSC कर लो, क्या वो करना है। और लगा कि नहीं, शायद मैं किसी और चीज के लिए बना हूं, शायद मैं कुछ बहुत बड़ा कर सकता हूं। और खुद को, जो कहते हैं ना वो स्टीव जॉब्स की वो कनेक्ट द डॉट्स वाली चीजें, तो मैंने सारी चीजों को, सारे डॉट्स को कनेक्ट किया, और मैंने देखा कि मेरे जीवन के शुरुआती 7-8 साल फूड चेन के एक एंड पे थे, यानी किसानी, खेतीबाड़ी, गांव। IIT के बाद की कंसल्टिंग की नौकरी फूड चेन के दूसरे एंड पे थी, यानी कि सप्लाई चेन। मुझे लगा कुछ तो इशारा है, मैं कुछ ऐसा काम करना चाहता हूं जिसको बहुत बड़ा बनाया जा सकता है,
जिसके कारण से शायद हजारों लाखों लोगों की जिंदगी में आप बदलाव ला सकते हो। क्यों? क्योंकि वही आपको अच्छी और सच्ची खुशी देता है। तो फिर 2010-2011 में लगा कि यार एग्रीकल्चर क्यों नहीं। अगर आप देखें तो भारत में 14 करोड़ किसान हैं जो शायद पूरे भारत, पूरे विश्व को खाना खिला रहे हैं और खुद भूखे हैं। दूसरी तरफ देखें तो आपके देश की 14% जीडीपी एग्रीकल्चर सेक्टर से आती है, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी सारी इनएफिशिएंसीज हैं, फूड लॉस है, किसानों को लोन नहीं मिल रहा, उनके जो उपज है उसे अच्छी कीमत नहीं मिल पा रही, और ऐसी हजार चीजें। तो वहां से एक सोच आई कि क्यों नहीं एग्रीकल्चर में एक ऐसा मॉडल बनाया जाए जिससे किसानों की जिंदगी में बदलाव आ सकता है। क्यों नहीं एग्रीकल्चर एक ऐसा मॉडल बनाया जाए जहां किसान और जो बिजनेसेस हैं दोनों सीधा आमने सामने बैठ के काम कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि कोई और दूसरा पैरेलल मॉडल नहीं है। तो आखिर अगर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इतना बड़ा मार्केट है, तो कोई और क्यों नहीं। और शायद लगा कि नहीं, ये ऐसी चीज है जिसके लिए आप पूरी लाइफ दे सकते हो। 2011 में सोचना शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया, लोगों से बातें करनी शुरू की। मन में डर भी था कि मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं, मेरे घर परिवार में किसी ने कभी ऐसा कुछ बिजनेस किया ही नहीं, लेकिन अपने आप को तैयार किया। कैसे? यहां दिल्ली गुड़गांव में रहता था, हर सैटरडे संडे चांदनी चौक जाना, वहां के होलसेल मार्केट में देखना, लोगों को देखना, लोग कैसे ये चवन्नी अठन्नी व्यापार, बिजनेस, रिस्क, ये सारी चीजें कर रहे हैं। और तब जाकर के लगभग 8-9 महीनों के बाद हिम्मत जुटा पाया कि नहीं, मुझे ये करना है। क्यों? क्योंकि किसी और ने नहीं किया। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इतना बड़ा मार्केट है, लेकिन किसी और ने नहीं किया, इसलिए मुझे करना है। 2010 के एंड में जॉब रिजाइन किया, वापस बिहार गया। मेरे साथ मेरे कुछ और दोस्त थे जो दूसरे आईआईटी या आईआईएम से पढ़ाई किए हुए थे। उन लोगों को भी जब पता चला कि शशांक वापस जा रहा है, वो लोग भी थोड़े से उत्साहित हुए कि आखिर क्या करने जा रहा है। तो उनको भी मैंने बताना शुरू किया कि मैं इस तरह की चीजें करने जा रहा हूं। आप सोचो, 24 साल की उम्र में नौकरी छोड़ करके दिल्ली से वापस बिहार, लगा कि अब तो मैं दुनिया बदल दूंगा। बैग टांग करके किसानों से मिलने लगा कि आज तो मैं इतिहास रचने आया हूं। और वहां पहुंचने पे लगता है कि किसी को शायद इसकी जरूरत ही नहीं है। किसान जिनके लिए आप काम करने जा रहे हो, उनको लगा कि 24 साल का बच्चा है, क्या बताएगा, इसे खेती के बारे में नहीं मालूम, इसे एग्रीकल्चर के बारे में नहीं मालूम, ये शायद आया है कुछ तो ये एडवेंचर करना चाह रहा है, आएगा और चला जाएगा। घर वालों की अलग कहानी कि भाई जिस चीज के लिए हमने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, अपनी पूरी पूंजी लगाई, अपने सारी चीजों को दांव पे लगाया कि ये बिहार से बाहर जा सके, वो वापस बिहार आ जाता है और उसमें भी एग्रीकल्चर, सेम खेती बाड़ी। तो लोगों की अलग अलग कहानियां कि भाई शायद इसकी नौकरी चली गई, शायद इसको नौकरी से निकाल दिया गया, इसे अच्छे पैसे नहीं मिल रहे थे, इसकी नौकरी कभी लगी ही नहीं थी, अलग अलग कहानियां, इसकी शादी कैसे हो गई, ये पागल हो गया है, हजार चीजें। लेकिन लगता था कि नहीं, कुछ तो है, कुछ तो करना चाहिए, एक अपना विश्वास था। खैर, बिहार के वैशाली से काम शुरू हुआ। शुरू में कहने की बात ही नहीं कितनी परेशानियां थी, बिकॉज जो किसान थे वो खुद ही मानने को तैयार नहीं थे कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। और उनको लगता था कि नहीं, ये बच्चे हैं, मैं इनकी बात क्यों मानूं। किसी तरीके से 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने की मशक्कत के बाद कुछ 14 किसानों ने हामी भरी कि चलो ठीक है। उनको भी लगा कि ये तो बिल्कुल ढीठ है, बिहार की भाषा में, ये मानने वाले नहीं है, ये तो जा ही नहीं रहे, रोज आ जाते हैं कि आप हमारे साथ काम करो, हम जिस तरीके से बता रहे हैं खेती उस तरीके से करो, आपको हम अच्छी बीज भी देंगे, तकनीक भी देंगे, बाजार भी देंगे, इट्स टू गुड टू बी ट्रू, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अंत में 14 किसानों ने कहा कि चलो भाई, आपके साथ हम करने के लिए तैयार हैं। और तब जाकर के ये पूरी देहात की जर्नी शुरू हुई कुछ 2011 में, जब महज 14 किसानों ने अपने कुल रकबे, कुल जमीन का केवल 1/3, 1/4 हमें दे दिया, और वो भी ये मान करके यहाँ कुछ होने वाला नहीं। पायलट हुआ, रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ, जहां अन्य फसलों में जितनी वो कमाई करते थे उससे 2 गुने से भी ज्यादा उनकी कमाई हुई। और तब जाकर के उनका विश्वास आया, फिर उनसे कुछ और किसान जुड़े, और फिर धीरे धीरे इस तरीके से कारवां बढ़ता गया। लेकिन कहानी ये थी, इस दौरान ना कोई मानने को था कि हम क्या करने जा रहे हैं, ना कोई बैंक हमें लोन देने को तैयार। 2012-2013 में ऐसी कोई स्टार्टअप की इकोसिस्टम भी नहीं थी जहां पर आप फंड रेज कर सकते थे, इन्वेस्टर्स होते थे। हम लोग किसानों को बाजार से जोड़ना चाहते थे, जब बायर्स के पास जाते थे तो बायर्स आपसे माल लेने के लिए मना करते थे। जब हम एग्री इनपुट कंपनीज के पास जाते थे कि आपसे हम अच्छी क्वालिटी के सीड्स लेंगे और फार्मर्स को देंगे, उन्हें लगता था कि यार तो स्केल ही नहीं, मैं आपके साथ काम क्यों करूं। तो हर जगह चैलेंजेस ही चैलेंजेस थे, लेकिन खुद का एक अपना विश्वास था। क्यों? क्योंकि जो मुट्ठी भर किसान जिनके साथ हम लोग काम करते थे, जब उनके तरफ से जब अच्छे फीडबैक आते थे कि नहीं साहब, आपके कारण से मेरी जिंदगी में बदलाव आ रहा है, आपके कारण से मेरी खेती अच्छी हो रही है, तो लगता था कि नहीं, शायद हम लोग सही रास्ते पे हैं। नंबर ये कम है,
ये किसान अभी केवल महज 100 हैं, 200 हैं, 500 हैं, लेकिन लगता था कि नहीं, कुछ तो धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा है। तो लगे रहते हैं, बिकॉज जब दिन भर 200 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद जब रात में वापस गांव आते थे, और तो जो किसान जब बोलता था ना कि साहब कल सुबह का नाश्ता मेरे यहां हो जाए, तो लगता था कि यार खुश है तभी शायद बोल रहा है। इसी दौरान गांव में हम लोग काम करते थे। उस टाइम कोई सेटअप नहीं था, होटल नहीं होते थे, कुछ भी नहीं होता था। तो गांव वालों ने कहा कि अरे बच्चे हैं, बाहर के हैं, कहाँ काम कर रहे हैं। उन लोगों ने स्कूल खुलवा दिए कि रात में तुम लोग स्कूल में रुक जाओ, और हम लोग चारों पांचों हम सब वहीं पे रात में बेंच लगा करके, और हमारी रात में हमारा ऑफिस वहीं खुल जाता था। वहीं दिन भर की थकान वहीं खत्म होती थी। रात भर लैपटॉप खोल के सारे बिजनेस मॉडल बनाना, प्रोजेक्शन बनाना, प्रपोजल लिखना, फिर सुबह हुई फिर से बाइक घूमनी शुरू हुई। ऐसे में एक किसान एक दिन आता है, बोला साहब आप काम तो बहुत अच्छा कर रहे हो, आपसे हमें अच्छी टेक्नोलॉजी मिल रही है, अच्छा बाजार मिल रहा है, लेकिन आपसे संपर्क करना हो तो कहां करें। तो लगा कि शायद ये सब टाइम आ गया है कि हम एक फिजिकल सेंटर लगाएं। और तब जाकर के 2013 के एंड में हमारा पहला देहात सेंटर बना। हम लोगों ने कुछ दो देहात सेंटर खुद से चलाए, और महज 11 महीने में उन 2 देहात सेंटर से कुछ 1200 किसान जुड़ गए। तो लगा कि यार अब तो चक्का घूम रहा है, पहिया घूम रहा है, अब इसको कैसे बनाया जाए कि ये और जुड़ सके। बिहार जैसे राज्य में, जहां पर जैसा मैंने कहा सभी का सपना ये होता है कि मैं राज्य से बाहर चले जाऊं, और जहां की 25 to 30% जो पॉपुलेशन है वो यूथ है, तो हम लोगों ने कहा क्यों नहीं इस यूथ को ही इसमें जोड़ा जाए। जिस तरीके से ये 2 देहात सेंटर हमने चलाए, क्यों नहीं यूथ को जोड़ा जाए और उनसे कहा जाए कि आप आगे आओ और ये देहात सेंटर आप चलाओ फ्रेंचाइजी मॉडल पे। और उस हिसाब से अगले 2 सालों में ये फ्रेंचाइजी मॉडल बना, और तब जाकर के ये जो 2 देहात सेंटर थे वो किसी तरीके से 20-22 देहात सेंटर तक अगले 2-3 सालों में पहुंचे। इस दौरान ना हमारे पास कोई फंडिंग थी, ना हमारे पास कोई लोन था। आज के समय में इकोसिस्टम इतना इवॉल्व है कि स्टार्टअप पॉलिसी है, इंक्यूबेशन है, इतने सारे सीड फंड्स हैं। उस वक्त कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी क्या था कि हमारे खर्चे कम थे। जो एकमात्र चीज थी वो ये था कि जो किसान हमसे जुड़े हुए थे वो खुश थे, और हर नेक्स्ट डे, हर नेक्स्ट मंथ, हर नेक्स्ट क्वार्टर, हर नेक्स्ट ईयर हमारे धीरे धीरे कुछ प्रोग्रेस था। 20% ही सही, 30% ही सही, 50% ही सही, बट प्रोग्रेस था। वही हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेटर था। और कहीं ना कहीं जो एक विश्वास था कि अगर ये 500,000 किसान खुश हैं तो शायद कभी तो भारत के 14 करोड़ किसान को भी हम खुश कर पाएंगे। और इसी तरीके से कैसे कैसे वक्त बीता पता ही नहीं चला। आज लोग हमसे पूछते हैं कि अरे आपके बहुत चैलेंजेस हुए होंगे, बट ट्रस्ट मी कभी वो चैलेंजेस हम लोग को चैलेंजेस लगे ही नहीं, बिकॉज वो हर दिन अपने आप में एक सक्सेस होता था। हर दिन एक नई कहानी होती थी, हर दिन एक नया गांव, नया जिला, नया किसान, नए चैलेंजेस। क्योंकि ये सेक्टर ऐसा है कि किसी ने पहले कुछ किया ही नहीं था। धीरे 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 आदत ऐसी हो गई कि सोचना ही छोड़ दिया कि कहां से पैसे आएंगे, कहां से फंड आएंगे। आज किसी तरीके से कभी लोन लेते थे, उसको लोन रीपे करते थे। मुझे याद है सबसे पहली बार 2015 में हम लोगों को बैंक से लोन मिला 20 लाख रुपए का। वो भी कैसे कि मेरे पास खुद की एक एफडी थी 7 लाख की, और उस बैंक में वो 7 लाख रुपए का एफडी लगाया, और उसे लगा कि आईआईटी के बच्चे हैं, काम कर रहे हैं, 20 लाख रुपए का लोन मांग रहे हैं। अगर पैसे लेके भागना ही होगा तो 20 लाख रुपए लेके तो नहीं भागेंगे। 5 आईआईटी के बच्चे काम कर रहे हैं, मतलब इनकी तो अगर नौकरी कर ले तो कितने पैसे आएंगे, तो 20 लाख रुपए लेके नहीं भागेंगे। इस उम्मीद में उसने 20 लाख रुपए का पहला लोन दिया, और फिर उसके बाद उस 20 लाख के लोन से हम लोगों ने बिजनेस थोड़ा बढ़ाया। फिर धीरे धीरे फिर अगला लोन हमें 1 करोड़ का लोन मिला, और इस तरीके से गाड़ी धीरे 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 बढ़ने लगी। एंड आज जब मैं सोचता हूं तो पता ही नहीं चला कि 2011 से 2018 तक का सफर कैसे निकला। जो अच्छी चीज थी कि वो हर एक छोटी छोटी सक्सेस हमारे लिए इतनी बड़ी सक्सेस होती थी। हमारा पहला पटना का ऑफिस, जहां पे 2 BHK में आगे में ऑफिस और पीछे में रात के गद्दे बेचते थे। वो पहला इंप्लॉय जो खुद से आया कि साहब मुझे आपके साथ काम करना है, उस वक्त जब हमारे पास पैसे नहीं होते थे। जब 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 मैंने उसको बोला कि मैं तुम्हें बस 2,000 रुपए दे सकता हूं, और मैंने ये सोच के बोला कि वो भाग जाएगा, और उसमें भी वो कहता है कि साहब मैं जुड़ने के लिए तैयार हूं, तो लगता था कि कुछ तो है, क्योंकि लोग विश्वास कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग डाउट कर रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहा है, लेकिन उसी भीड़ में कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद कह रहे हैं कि नहीं यार ये लोग लगा हुआ है, कुछ तो करेगा। और गांधी जी वाली बात याद आती थी कि भाई लोग पहले देखेंगे, फिर हंसेंगे, फिर ताना मारेंगे, फिर लड़ेंगे, अंततः तुम जीत ही जाओगे। क्योंकि विश्वास था कि नहीं, खुद पे विश्वास था कि लाइफ में जो कुछ भी किया है सब में सक्सेस हासिल किया है, और मूलतः इतना बड़ा मार्केट है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 2019 में जाकर के हमें पहली फंडिंग मिली, और पहली फंडिंग भी ऐसी थी कि
उस वक्त हम लोगों ने कुल मिलाकर के, क्योंकि उस वक्त हमें ये रियलाइज हुआ कि शायद अब हम लोग एज अ मॉडल, एज अ प्लेटफॉर्म तैयार हैं कि अब हम शायद बिहार के कुछ जिलों से बढ़ के इसे और दूसरे जिलों तक ले जा सकते हैं, शायद एक राज्य से दूसरे राज्य तक लेके जा सकते हैं। और तब जाकर के हम लोगों ने 2018 से 2017 से लोगों से मिलना शुरू किया। आप विश्वास नहीं करोगे, कुल 86 इन्वेस्टर्स को जाकर के हम लोगों ने पिच किए थे। और 86 भी मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 86 के बाद मैंने गिनना बंद कर दिया था। लेकिन 2019 में जाकर के हमें पहली इंस्टीट्यूशनल फंडिंग मिली, जो कुछ $4 मिलियन की थी, यानी कि उस वक्त पे 32 करोड़ रुपए होते थे लगभग। तो तब तक हम लोगों ने लोन लिए, एंजल से पैसे लिए, जितने पैसे आते थे उस हिसाब से ग्रो करते थे, वहां तक पहुंचते थे, फिर कोई और लोन लेते थे और उस हिसाब से गाड़ी चली। लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली जब खुद को कॉन्फिडेंस आया कि अब मॉडल तैयार है, तब जाकर के मार्केट, और तब तक थोड़ा इकोसिस्टम भी इवॉल्व कर चुका था, और तब जाकर के अप्रैल 2019 में हमारी पहली इंस्टीट्यूशनल फंडिंग मिली, जो कुछ 32 करोड़ रुपए की थी। और जब उन पैसों को हम लोगों ने अपने बिजनेस में लगाया, तो हमने देखा कि ये बिजनेस महज 9 महीने में 3 गुना बढ़ गया। और आत्मविश्वास आया कि शायद जो हमने इतने पिछले सालों में किया है वो बहुत ही कोई स्ट्रांग फाउंडेशन हमने सेटअप किया है, क्योंकि ये 32 करोड़ हमने इन्वेस्ट किए, कंपनी में लगाए, लोगों में इन्वेस्ट किया, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया, नेटवर्क बनाने में इन्वेस्ट किया, और महज 9-10 महीने में, एक साल के अंदर 3 गुना ग्रोथ। वहां से और आत्मविश्वास आया, और फिर हम लोगों ने और पैसे रेज करने शुरू किए और बिजनेस को और बढ़ाना शुरू किया। तो हमारी देहात की जर्नी अभी तक कुल 2 भागों में आती है, 2011 से लेकर के 2018। जब आप सोचो कि मार्च 2019 तक में हमारे पास केवल 40 देहात सेंटर होते थे, हमारे पास कुल मिलाकर के केवल 15-16 हजार किसान होते थे, हमारी टोटल टीम साइज केवल 26 लोगों की थी। मैं मार्च 2019 की बात बता रहा हूं। और आज के समय में लगभग 3-3.25 साल कह लो, या आप कुल 38 महीने, 39 महीने, आज के समय में देहात देश के 11 राज्यों में, 162 डिस्ट्रिक्ट में कुल 10,000 देहात सेंटर हैं। कुछ 13 लाख किसान हमारे साथ काम करते हैं। टोटल टीम साइज कुछ 2,000 लोगों की हो गई। पिछले 3 सालों में ही केवल, कहां हमें 8 साल हमारे पास फंडिंग ही नहीं थी, कहां हमें बैंक लोन नहीं देती थी, और अभी महज पिछले 3 साल में हम लोगों ने कुछ $161 मिलियन रेज कर लिया, और उसके कारण से देहात को इस लेवल पे लेकर के आ गए। आज जब हम लोग सोचते हैं तो हमें ये लगता है कि हमारी कहानी वो एकदम जो एक हाइब्रिड बैम्बू वाली कहानी है, जहां पर आप उसको प्लांट करते हो और शुरू के 5 साल में वो पौधा उगता ही नहीं। आप रोज पानी डालते हो, रोज खाद डालते हो, और पौधा उगता ही नहीं है। तो लगता है क्यों मेहनत कर रहे हो। शायद 2011 से 18 का पीरियड हमारा वही था। लेकिन उसके बाद क्या होता है, 5 साल के बाद पौधा जब ग्रो करना शुरू करता है, तो आप हर अगले दिन पौधे को ना 3 से 5 इंच बढ़ता हुआ देख सकते हो। हमारी कहानी वही है। जब 2011 से 18 हम लोगों ने एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन लगाया, क्योंकि इंडस्ट्री में, दुनिया में किसी ने भी फुल स्टैक मॉडल एग्री में बनाया नहीं था। किसी ने भी फार्मर्स के अराउंड इतना क्लोज लास्ट माइल का मॉडल किसी ने बनाया नहीं था। पहली बार किसी ने सोचा कि मैं किसानों को खेती संबंधित सारी चीजें एक छत के नीचे दूंगा। और शायद इसीलिए लोगों के लिए विश्वास करना बड़ा मुश्किल था। एग्रीकल्चर, बिहार, उसमें से भी फुल स्टैक, उसमें से भी 24-25 साल के लड़के। लेकिन शायद विश्वास था और एक डिसिप्लिन थी। धीरे 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 नंबर बढ़े, लोगों को विश्वास हुआ, और उसके बाद से इन्वेस्टमेंट्स, बायर्स, सप्लायर्स, बैंक्स, किसान सभी जुड़ते चले गए। आज जो हमारी कहानी है, जब जैसा मैंने बताया कि कुछ हम लोग 11 राज्यों में हैं और 162 जिलों में, लेकिन जिस तरीके से हमारा मानना है कि ऐसा नहीं कि आज भी संघर्ष खत्म हो गया, बस शायद उसका चेहरा या रूप बदल गया है, राइट? क्योंकि अभी के संघर्ष एक अलग तरह के संघर्ष हैं, लेकिन जुनून आज भी वही है, और हौसला, बुनियाद, इरादे आज भी वही है कि 13 लाख किसान ही क्यों, भारत में तो 14 करोड़ किसान हैं। 162 जिले ही क्यों, भारत में तो 350 से ज्यादा जिले हैं। 1 लाख गांव ही क्यों, भारत में 6,26,000 गांव हैं। तो अभी तो बहुत लड़ाई बाकी है, और चुनौतियां तो आएंगी ही, जैसे पहले भी आती थी, चली गई, वैसे आज की भी जो चुनौती है आज भी चली जाएगी। अच्छी बात यह है कि आज आप केवल वो 5 लोग नहीं हो, आज आपके साथ आपके टीम में 2,000 लोग हैं, आज आपके साथ 10,000 फ्रेंचाइजी हैं, आज आपके पास पूरा असला बारूद सब तैयार है। ठीक है, संघर्ष अब दूसरे तरह का है, उसे भी देख लेंगे। तो लड़ाई बहुत लंबी है, देहात का सपना बहुत बड़ा है, और शायद उसी बड़े सपने के कारण से आज हम लोग एग्जिस्ट करते हैं। हमें पता भी नहीं है कि 3 साल बाद हमें कहां पहुंचना है, क्योंकि वहां पहुंचने के बाद शायद हम कुछ और बड़ा सोचने लगेंगे, और यही शायद एक एंटरप्रेन्योर की खास बात होती है। आज के समय में स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो इकोसिस्टम है, मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ संभव है।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बिहार से आते हो, किसी गांव से आते हो, आपके पास कोई एक्सेस नहीं था, आप एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हो, किसी ने आपको सपोर्ट नहीं किया या पॉलिसी नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ संभव है। अगर स्टार्टअप के कॉन्टेक्स्ट में कहें, आज के समय में पूरा भारत बात करता है नेक्स्ट 500 मिलियन यूजर। क्यों? क्योंकि दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई के मार्केट बन गए। नेक्स्ट 500 मिलियन यूजर की प्रॉब्लम स्टेटमेंट कौन समझेगा? उनके बीच का इंसान, यानी कि आप। एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम मेरे से बेहतर कोई नहीं समझ सकता था, कोई बाहरी इंसान आकर के भारत के एग्रीकल्चर को नहीं सॉल्व कर सकता था। और शायद इसी हौसले ने हम लोगों को बना करके रखा, और शायद यहां से आगे की भी जर्नी कंप्लीट होगी। तो आपके पास कुछ भी आइडिया है, बस चालू कर दो, मत सोचो, बाकी सारी चीजें हो जाएंगी। पहला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, दिमाग में जुनून है, कोई सपना है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट से अपने आप को जोड़ करके रखो, बाकी सारी चीजें हो जाएंगी। मैं खुद को भी अपने आप ये 4 लाइन हमेशा बोलता हूं, जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी। जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर पार क्या मझधार क्या। थैंक यू। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।